नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पे एक अंग्रेजी में एक किस्सा, जानते हैं आप कि सच हो ना हो लेकिन किस्सा बहुत पावरफुल होता है जो एक इम्पैक्ट डालता है जनमानस पे। एक किस्सा चल रहा है कि पुतिन को आगे फिर से एक बार चुनाव के लिए देखना है कि जनता वोट दे। तो पहला काम किया उन्होंने, एक स्कूल में गए, कुछ बच्चों से बात करने लगे। प्रोग्राम ये था कि पहले बच्चों से बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। बच्चे कुछ सवाल करेंगे, हमारे यहाँ भी ये होता है। तो वो गए और उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। तो शाशा नाम की एक बच्ची हाथ उठाती है, तो पुतिन ने कहा, हाँ बोलो बेटे। बच्चे ने पूछा कि पहले ये बताइए, मेरे दो सवाल हैं। क्रीमिया में हमने हमला क्यों किया, और दूसरा यूक्रेन में सेना क्यों भेजी। अभी उसने सवाल खत्म ही किया था कि लंच की घंटी बज गई, और ये हुआ कि सारे बच्चे उठ के अब लंच कर लें, फिर उसके बाद सेशन शुरू होगा। सारे बच्चे लंच के लिए चले गए, फिर आए, फिर से सेशन शुरू हुआ, और अब की बार थोड़ा टाइम ज्यादा था। तो एक बच्ची ने हाथ उठाया, मीसा। मीसा ने कहा, मेरे चार सवाल हैं। पहला तो ये कि यूक्रेन में सेना क्यों भेजी, दूसरा ये कि क्रीमिया पे हमला क्यों किया, तीसरा ये कि आज घंटी 20 मिनट पहले क्यों बज गई लंच की, और चौथा शाशा कहाँ है। समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस्सा क्या बताता है। राज्य की शक्तियां ये सब कुछ करती रहती हैं, और ये बहुत आम है। इसे आप सिर्फ एक किस्से के रूप में लें, लेकिन जहन में ये बैठा लें कि राज्य की शक्तियों की स्थिति क्या हो सकती है। बहरहाल खैर, अब हम असली बात पे आते हैं। और ये आज का जो हमारा वीडियो है, हम ये डेडिकेट करना चाहते हैं उन लोगों को जिनके आंख पे पर्दे आज भी पड़े हुए हैं। वो आंख खोल के देख नहीं रहे हैं कि उनका भविष्य, उनके बच्चे का भविष्य क्या होने जा रहा है। आपने सुना होगा, अभी हाल में ही संसद में भारत सरकार ने बताया कि साहब, दूध के प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे है। 221 मिलियन टन दूध इस साल हुआ है। कितना अच्छा लगता है सुन के कि भारत दूध उत्पादन में भी दुनिया में सबसे, और जो सरकार के आंकड़े हैं उसके हिसाब से हर व्यक्ति आज दूध की उपलब्धता 436 ग्राम है, लगभग आधा लीटर हर आदमी को मिल रहा है। मतलब एक परिवार में कितना होगा जरा जोड़िए। एक 5 आदमी का परिवार है तो हर घर कम से कम 2 लीटर दूध उसके यहाँ खर्च होता है। और औसत है ये गुरहु पतवारू रिक्शे वाला जो गरीब काम करने वाला है, उसके घर भी ये औसत है 2 किलो, 2 लीटर। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार का आंकड़ा है। अब आपको दूसरा आंकड़ा दिखाते हैं। और अनाज का भी आप जानते हैं कि भारत में अनाज इफरात पैदा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि निर्यात हमें रोकना पड़ रहा है, हम निर्यात की स्थिति में हैं। और ये भी कहा जाता है कि साहब, आजादी जब आई थी तब दूध का की उपलब्धता 125 ग्राम थी, अनाज भी काफी कम मिलता था, और आज साहब इफरात है। फिर बताया जाता है कि साहब, जीडीपी में भारत तो गर्त में था, आज हम 5वें नंबर पर जीडीपी में हैं। ये 3 आंकड़े हमने आपको दिए। अगर आप भक्ति में लीन होंगे, आपकी आंख पे पर्दा पड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं भारत महान है। लेकिन इसी सरकार के आंकड़े जो हम आपकी आंख खोलने के लिए बताना चाहते हैं। एनएचएफएस राउंड 5, ये सरकार का एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। उसके आंकड़े बहुत नीचे दबे हैं, गौर से उठाने पे उसको पता चलेगा कि ये क्या है। उसमें बताया गया, जब सर्वेयर्स गए सरकार के और उस गरीब लोगों से पूछा कि तुम्हारे पास 6 महीने से
23 महीने तक का जो बच्चा है, जिसकी तुम माँ हो, अब तुम याद करके बताओ कि पूरे दिन में, पिछले 24 घंटे में तुमने अपने इस 6 माह से 23 माह के बच्चे को कितना दूध दिया, बाहर का दूध, उसके अलावा कितना अनाज खिलाया, कितना प्रोटीन रिच डाइट दिया। तो आप ताजुब करेंगे कि 10 माताओं में से 6 ने कहा कि हम तो उसको कोई दूध पिला नहीं पाते, हमारे पास दूध खरीदने का पैसा नहीं। 10 में से 6 माताओं ने कहा। और जानते हैं कि 23 महीने का अगर बच्चा है तो उसको दूध ऊपर का भी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन वहीं से मिलेगा। और इन अधिकांश माताएं ऐसी हैं जिनको अपना दूध बहुत कम होता है, लेकिन ऊपर का दूध वो खरीद नहीं सकती। तो 10 में 6 माताएं हैं जिन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे से हमने कोई एक चम्मच भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। ये एक आंकड़ा हुआ। अब दूसरा देखिए आप, 5 में से 4 ने कहा है कि हम कोई प्रोटीन वोटीन नहीं जानते हैं, हम कोई भी ऐसा खाना जिसे प्रोटीन रिच हम कहते हैं, जिसके सोयाबीन हुआ, दूध हुआ, ये प्रोटीन रिच डाइट है और ये बच्चे को देना चाहिए। WHO ये कहता है कि बच्चा जैसे ही 6 महीने का हो तो उसके टोटल कैलोरी इनटेक का, जो कैलोरी वो लेता है, उसका 33% आना चाहिए बाहर से, अनाज से। 6 महीने के बच्चे को 33% जो उसका पोषण हो वो अनाज से हो। और अगर वो इससे ज्यादा का हो गया, 18 महीने से ज्यादा का हो गया है, तो 61% उसका जो भोजन होना चाहिए वो अनाज के रूप में होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? इनमें से अधिकांश महिलाओं ने कहा कि जैसे 5 में से 4 ने कोई प्रोटीन रिच डाइट नहीं दिया, दूध नहीं दिया, और 6 महिलाओं में से कम 2 महिला ये मानती हैं कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में, जब वो सर्वेयर वहां गया था, जिस वक्त गया था, उन्होंने उसे कोई भी ऐसा अनाज नहीं दिया है जो रिप्लेस करे कैलोरी को। और उन माताओं के दूध अपना नहीं होता, और वो भी तो एक 18 महीने के बच्चे को सिर्फ माता के दूध से आप नहीं पाल सकते। हमारा भारत महान है, लेकिन ये बच्चे कराह रहे हैं, इनका कुपोषण हो रहा है। और इसी NFHS के सर्वे में बताया गया है कि हर 10 बच्चे में जो 9 बच्चा है, उसको मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ न्यूट्रिशन ये उन्हें नहीं मिलता है। 10 में से 9। ये हमारा भारत है। और हमारे पास दूध की उपलब्धता सरकारी आंकड़ों में 436 ग्राम प्रतिदिन है। आप जरा सोचें, किसके पास ये दूध जाता होगा, कौन उसका पनीर बना के खा लेता होगा। लेकिन हमारे आंकड़े में यही है कि घुरहु पतवारू को भी दूध मिलता है। आप क्या कर सकते हैं? आप जरा सोचिए, तथ्य से हम कितनी दूर हैं। हम GDP में सबसे आगे हैं, लेकिन मानव विकास सूचकांक में हम 132वें नंबर पर है, 2 खाने और नीचे चले गए। लेकिन नहीं, ऐसा हमारा भारत महान है, क्योंकि हमने जो मूर्ति बनाई है भगवान राम की, वो बहुत ऊंची होगी। उसमें कई हजार करोड़ रुपए का वो अयोध्या में भव्य इमारत बनेगा। लिहाजा भारत तो महान है ही। फ्लाई ओवर हम बनवाते हैं तो भारत तो महान है ही है। अभी कहा गया कि हमारे यहाँ हवाई जहाज से एक दिन में चलने वालों की टोटल संख्या 4.5 लाख। भारत महान है। ये नहीं बताया कि पैदल एड़ी रगड़ के घिसटने वालों की संख्या कितने करोड़ है, जो रोटी के लिए जाते हैं और रोटी उनको रोजी रोटी नहीं मिलती है तो फिर वो चले आते हैं भूखे पेट। हमने ये नहीं देखा है। तो ये आपका दूसरा आंकड़ा हुआ। अब इसको दूसरा देखिए। आप जानते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक संस्था है, उसकी नामी गिरामी संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये हर देश के प्रेस फ्रीडम को लेती है। और आप जानते हैं 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मनाया गया, उसी दिन उसने वो अपना आंकड़ा रिलीज किया। भारत, बहुत अफसोस होता है
मेरा भारत महान 11 खाने नीचे चला गया और अब वो 180 देशों में 161वें नंबर पर है। 150 पे था पिछली साल, इस साल और गिर गया, 161वें नंबर पर आ गया। हमसे बेहतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जरा सोचिए। और भारत सरकार कहती है तो बदमाश लोग हैं, ये तो ऐसे आंकड़े फर्जी देते रहते हैं। और ये आंकड़े बनते कैसे हैं, इनका जो आधार है, आप खुद सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप बायस बिल्कुल ना होइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो उसमें कहा गया है राजनीतिक संदर्भ, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। अब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बता दें, जिस तरह ईडी सीबीआई छापे मार रही है, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा, ईडी के डायरेक्टर एसके मिश्रा को 4-4 एक्सटेंशन क्यों दिए, देश में और कोई काबिल अफसर नहीं है, और ये अफसर तो वैसे भी रेवेन्यू का है, ये तो सिर्फ रेवेन्यू जानता है। तो ईडी के डायरेक्टर को 4-4 एक्सटेंशन, और दे भी क्यों ना जाए, ईडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप समझ गए होंगे। मैंने अभी आपको जब पहला किस्सा बताया रूस का, तो तीसरा सवाल यही था कि घंटी 20 मिनट पहले कैसे बज गई, उसको जोड़ के देखिए। तो हमारा ईडी का जो डायरेक्टर है, उसको चौथा एक्सटेंशन मिलने की बात चल रही है, क्योंकि उतना काबिल तो कोई अफसर ही नहीं है। और जनाब, सच बात है, काबिल है। तो ईडी की ये स्थिति है। तो उसने ये जो प्रेस फ्रीडम लिया जाता है कि किस देश में कैसा है, तो उसमें पॉलिटिकल संदर्भ होता है। पॉलिटिकल संदर्भ के अलावा लीगल फ्रेमवर्क होता है। आपने देखा होगा, एक दक्षिण भारतीय केरल की एक अखबार का एक व्यक्ति आता है हाथरस में कवर करने, और वो कवर करने आता है तो रास्ते में उसको रोक लिया जाता है, और उस पे एनएसए से लेके क्या नहीं लगाया जाता, और वो 1.5 वर्ष जेल में रहता है। ये तो भला वो सुप्रीम कोर्ट का कि वो अंत में छूट पाया, और उसको कितना कुछ बताया गया कि साहब ये आतंकवादी है। वो बेचारा मीडिया का अपना कवरेज के लिए जा रहा था, और उसको आतंकवादी बता के हाँ जेल में डाल दिया गया। ये लीगल फ्रेमवर्क है, और 1.5 साल आपका सिस्टम बैठा रहा, जुडिशियल सिस्टम भी बैठा रहा, संज्ञान नहीं लिया गया। तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट आपने देखा, लीगल फ्रेमवर्क देखा, जिसमें किसी आदमी को आप पूछ सकते हैं। एक चैनल का केरल के लाइसेंस इसलिए नहीं रिन्यू किया गया कि आईबी की रिपोर्ट थी कि साहब ये सरकार के खिलाफ बोलता है। जरा आप सोचिए, प्रेस फ्रीडम की क्या स्थिति है कि एक चैनल का लाइसेंस रिन्यू इस आधार पे नहीं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट पे कई सरकार ने हिमाकत देखी, ये बात अपने एफिडेविट में कही कि जनाब वो आईबी की रिपोर्ट थी कि ये सरकार के खिलाफ, और इसने सीएए के आंदोलन का समर्थन किया था, सरकार की बुराई की थी, इसलिए इसको लाइसेंस नहीं देना है। आप जरा सोचिए, प्रेस फ्रीडम कहां है। तो ये दूसरा किस्सा हुआ जो कि लीगल फ्रेमवर्क और इसके कंटेक्स्ट को लेके है। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, मैंने अभी आपको दूध का बताया कि यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है। यह भी दावा है कि 336 ग्राम हर व्यक्ति को हर रोज मिलता है। लेकिन वो जो गरीब 10 में से 6 माताएं हैं, वो कहती हम अपने बच्चे को पिछले 24 घंटे में एक छटाक भी दूध नहीं पिलाए हैं, बाहर का अनाज नहीं खिलाए हैं। ये कई माताओं ने कहा। ये हमारी स्थिति है इकोनॉमी की, इकोनॉमिक पैराडॉक्स की। बहबूदी का मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो देश 132वें नंबर पे है, वो जीडीपी में 5वें नंबर पर है। आप इसको क्या कहें कि मेरा भारत महान, या मेरे भारत महानता के कोख में एक कराहता भारत पल रहा है, और उस कराह की चीख, उस कराह की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हमने आंख कान बंद कर रखे हैं। तो ये है प्रेस फ्रीडम की स्थिति कि भारत अफगानिस्तान से नीचे आ गया है। बस थोड़ा पीछे ही चाइना और नॉर्थ कोरिया है।
नॉर्थ कोरिया सबसे अंत में है। 180 नंबर पे नॉर्थ कोरिया, A179 पे चाइना और भारत 161 पे। लेकिन क्या कोई कह सकता है ये बात? अब जरा देखिए, आम जनता की समझ को ये जो गवर्नेंस के लोग हैं, ये कैसा समझते हैं? अभी हाल में कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो दिया। मैनिफेस्टो में कहा कि साहब, जिस तरह पीएफआई को बैन किया गया है, उसी तरह हम आएंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे। तो भाजपा का जवाब होता है, देखिए साहब कैसे लोग हैं, पहले ईरान के खिलाफ तो थे ही, अब बजरंग बली के भी खिलाफ हो गए। बजरंग दल को बैन करने का मतलब और देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि अब जब ठप्पा लगाना तो जय बजरंग बली करना, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इस तरह के रिलीजियस इमोशन को टिटिलेट करना, इनको उभारना, ये बैन है। और इसी में नहीं बैन है, आईपीसी में भी बैन है। और इलेक्शन कमीशन ने कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एक सख्त एडवाइजरी भी इशू किया है। लेकिन उसी दिन देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि अब जब वोट देना तो जय बजरंग बली नारा लगा के वोट देना। और अगर बजरंग दल को आप बैन करते हैं तो इसका मतलब बजरंग बली के खिलाफ है, भगवान महावीर के खिलाफ है। कितना कम समझ ये जानते जनता की समझते हैं। मतलब कि कल कोई अगर नटवर लाल को बंद करे तो कहा जाएगा देखिए कृष्ण के खिलाफ है। नटवर तो कृष्ण होते थे, नटवर का, कृष्ण का दूसरा नाम नटवर है। तो अगर नटवर लाल जालसाजी कर रहा है तो पुलिस को बंद नहीं करना चाहिए, वरना सत्ता में बैठे लोग कहेंगे बताइए भगवान कृष्ण के खिलाफ है ये लोग। हम इस तरह के डिस्कोर्स में हैं और हमारी समझ को ये इतना कम करके आंकते हैं। अब आपको देखना है कि क्या वाकई आपकी समझ इतनी कम है, और अगर है तो कोई बात नहीं। अगर जनता की समझ इतनी कम ये सत्ता में लोग आंक रहे हैं, तो ये आपको देखना है कि क्या वाकई आपकी समझ इतनी कुंठित हो गई। ये पैरामीटर्स जो आप देख रहे हैं, इन पैरामीटर्स को देखने के बाद क्या आपको चैन से रहना चाहिए? क्या वाकई एक कराहता भारत आप अपने बच्चों के लिए नहीं दे जाएंगे? इस पे गौर करें। अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो सोचें, अपने मित्रों को बताएं। हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं करते हैं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि इसी सरकार के जो आंकड़े हैं वो विरोधाभासी हैं। एक सच जो वो बताते हैं और दूसरा सच जो हम बताते हैं। आपको विश्वास हो तो इस बात को अन्य लोगों को भी बताएं। फिलहाल अभी इतना ही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।